वाजपेयी जी ने सन 1999 में कहा था कि अभी कांग्रेस भाजपा पर हंस रही है। एक दिन आएगा जब भाजपा देश पर शासन करेगी और कांग्रेस पर देश हंसेगा। दोस्तों, चुनाव रंगमंच की तरह होते हैं जिसमें शोर शराबा तो खूब होता है और एक ही चीज इंगित होती है, ताकत। कलाकार आख्यान बदलकर कथानक बदल देते हैं, असमंजस बढ़ता जाता है, नायक खलनायक हो जाता है, विदूषक मुख्य पात्र हो जाता है, सबसे लोकप्रिय नायिका नाकाम साबित होती है। बीते सप्ताह जब अंतिम संवाद कहे गए और पर्दा गिरा तब उपसंहार बचा था। वह जिस तरह से अभिव्यक्त हुआ उसमें वर्तमान लोकतांत्रिक इमारत के 4 स्तंभ दिखते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी अद्वितीय है। दूसरा, गांधी परिवार अवांछनीय हो चुका है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल सुविचारित आश्चर्य हैं। तथा चौथा, क्षेत्रीय दल भी राष्ट्रीय दल है। मोदी, जय श्री राम और भाजपा की टिकड़ी राष्ट्रीय गर्व के नए प्रतीक हैं। अकेले और सहयोगियों के साथ भाजपा का शासन आज देश के 18 राज्यों में है। कांग्रेस के उलट उसके नेतृत्व की दूसरी कतार भावी शक्ति के रूप में उभर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के साथ दूसरा कार्यकाल हासिल करके योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय नेतृत्व की अगली पंक्ति में शामिल हो चुके हैं। मोदी और योगी के साथ अमित शाह ने भी अपने को सफल संगठनकर्ता के रूप में स्थापित कर लिया है। लगभग 20 साल के बाद उनके रूप में पार्टी को एक ऐसा सेनापति मिला है जो सांगठनिक लक्ष्यों के लिए कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखता है। सजग प्रहरी के रूप में अमित शाह ने पार्टी को हमेशा युद्धरत रखा, जिसमें चुनाव का परिणाम आते ही अगले चुनाव का काम शुरू हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा समेत उत्तर प्रदेश में लगातार चौथी जीत ने तीनों नेताओं के अचूक होने की छवि को मजबूत कर दिया है। पार्टी के पास सर्वाधिक सांसद और विधायक हैं, पर देश के लगभग 4100 विधायकों में से इसके अपने 1340 विधायक हैं। 80 के दशक के कांग्रेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए भाजपा को अभी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसने कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया है, पर दक्षिण पश्चिम और बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को अभी तक उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। ताकतवर स्थानीय नेताओं के लगातार उभार को देखते हुए उन्हें अपदस्थ करना पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए जरूरी समुचित बहुमत पाने में बाधा आ रही है। साल 2022 के जनादेश को 2024 के लिए सूचक माना जाना चाहिए, क्योंकि आम चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाएंगे और उनका नतीजा विपक्षी एकता के रूप में और उनकी गठबंधन के ऊपर में निर्भर करेगा। निष्क्रिय होते वंश के टूटे शीशे में गांधी परिवार अब कोई आकर्षण बचा नहीं पाया है। कांग्रेस पर इसका एक सदी लंबा नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है।
गांधी वंशजों को लोग देखते हैं पर वोट नहीं देते। विभिन्न दलों से गठबंधन करके सोनिया गांधी कांग्रेस को लगातार 2 बार सत्ता में ले आई, लेकिन आज तक वे जननेता नहीं बन पाई। पर उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष दोनों को एकजुट किया, लेकिन उनकी संतानें पार्टी या वोटरों से नहीं जुड़ सकी। कांग्रेस 1 दर्जन से अधिक राज्यों में मुख्य विपक्ष है और लगभग 200 लोकसभा सीटों पर उसका मुकाबला भाजपा पार्टी से है। पर वह ऐसे विचार में बदल चुकी है जिसका अवसान अभी आना है। दोस्तों, साल 1999 में अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, अभी भले ही कांग्रेस भाजपा पर हंस रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब भाजपा पूरे देश पर शासन करेगी और कांग्रेस की स्थिति पर देश हंसेगा। कांग्रेस को नए चेहरे, नए चाल और नए चलन की जरूरत है। गांधी परिवार मालिकाना का दावा कर सकता है, पर अगर पार्टी प्रबंधन का जिम्मा भरोसेमंद और लोकप्रिय नेताओं को नहीं सौंपा जाएगा तो भारत मोदी के अनुमान से कहीं पहले कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। मोदी बीते 7 सालों से परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं। पंजाब में बादल परिवार की हार बता रही है कि उत्तर भारत में वंशवादी शासन को मतदाता खारिज कर दिए हैं। 60 साल के राजनीतिक जीवन में प्रकाश सिंह बादल पहली बार हारे हैं। यही हाल उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल का भी हुआ। अखिलेश यादव बड़े यादव परिवार से संपर्क तोड़ करके ही अपना राजनीतिक आधार बचा सके हैं। उनका अस्तित्व मुख्य रूप से मुस्लिम यादव वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। वे मायावती की तरह मटिया मेट नहीं हुए हैं, जो अब ऐसे नेताओं की सूची में शामिल हो चुकी है जो जाति की हवा पर प्रतिशोध के लिए अपनी राजनीति करती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने पंजाब में 3/4 सीटें जीती हैं। पहली बार पंजाब में सिखों और गैर सिखों के बीच धार्मिक और राजनीतिक दरार लगभग खत्म हो गई है, जो केजरीवाल ने हासिल किया है। भाजपा को ये काम करना चाहिए था, लेकिन भाजपा पंजाब में नहीं कर सकी। पंजाब में अपने प्रशासनिक ढांचे को दिखाने का मौका केजरीवाल के पास है। अगर उड़ता पंजाब में सुधार होता है तो आगे चलकर केजरीवाल इंद्रप्रस्थ के सिंहासन को बड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ सकते हैं। राजनीतिक दूरी के लिहाज से बहुत आगे का समय बहुत दूर होता है। वर्तमान जनादेश के बाद सभी गैर भाजपा दल एक सुसंगत और भरोसेमंद गठबंधन बनाने के लिए कैसे प्रयासरत हो सकते हैं, जो 2024 में मोदी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दे। ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे और M.K. स्टालिन विपक्षी एकता को नए सिरे से बनाने की कोशिश में है। स्टालिन का सामाजिक न्याय मोर्चा एक वैचारिक विकल्प दे सकता है, जो सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित कर दे। दोस्तों, मोदी से बेहतर वैकल्पिक मोदी ला करके ही विपक्ष मोदी को अपदस्थ कर सकता है, लेकिन अफसोस विपक्ष के पास कोई मोदी नहीं है।